नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जर्नी में। मैं राजीव एक बार फिर आप लोगों के बीच हिस्ट्री का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं, जो कि पार्ट 4 होगा, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के पतन के बाद 550 से 750 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत किन दो राजवंशों के पारस्परिक संघर्ष का क्रीड़ा स्थल बना रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा गौ, चालुक्य एवं पल्लव का। बढ़ते आगे की तरफ, बतापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जयसिंह। बतापी एवं बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह था। बतापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक पराक्रमी वंश, इन वंश का वास्तविक संस्थापक राजा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ख पुलकेशिन प्रथम। बढ़ते आगे तरफ, चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किन राजवंशों के शासकों को परास्त किया? ये टोटल राजवंश है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि गंगवंशी, कदमवंशी शासक, कोंकण के मौर्यवंशी शासक एवं गंगवंशी शासक, कदमवंशी शासक, कोंकण के मौर्यवंशी शासक एवं वर्धनवंशी शासक राजा हर्ष को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं, किस पल्लववंशी शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर अपनी इस विजयोपलब्धि पर बतापी कोंड यानी बतापी का विजेता की उपाधि धारण किया था? इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बतापी के किस चालुक्य वंशीय शासक को दक्षिणेश्वर कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा तैल अथवा तैलप द्वितीय। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने किस चालुक्य वंशीय शासक के समय बतापी की यात्रा की? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों के शासनकाल में अजंता की किन गुफाओं का निर्माण किया गया? ये अजंता की गुफा का लिस्ट है, उसमें देखना है कि चालुक्यों के शासनकाल में अजंता की किन किन गुफाओं का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गौ, यानी 1 से 5, 26 से 1 से गुफा संख्या 1 से 5 और गुफा संख्या 21 से 26। बढ़ते आगे की तरफ, वेंगी के किस चालुक्य शासक ने सिंह, दीपक तथा त्रिशूल चिन्ह नांकित चांदी के सिक्के जारी किए? ये आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन ने। लौह रक्त नीति का किस वेंगी के शासक ने अनुसरण किया था? इसका आंसर हो जाएगा विजयादित्य तृतीय। चोल वंशी शासक उत्तम चोल को कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासकों में किसने पराजित किया? इसका आंसर हो जाएगा तैलप द्वितीय। किस चालुक्य वंशीय शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा? आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। 1076 में कल्याणी के किस चालुक्य शासक ने चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वानों के प्रति अच्छी भावना रखता था। इसके द्वारा पोषित महत्वपूर्ण विद्वान थे। आंसर हो जाएगा गौ, यानी क और ख, विल्हन और विज्ञानेश्वर दोनों। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? आंसर हो जाएगा मान्यखेट। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। कविराज मार्ग है ना, कविराज मार्ग एवं रत्नमालिका ग्रंथ के लेखक राष्ट्रकूट वंश के पराक्रमी शासक अमोघवर्ष ने कई विद्वानों को अपने राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया। निम्नलिखित में कौन असत्य है?
यानी ये आंसर हो जाएगा घ। राजवार्तिक के लेखक अकलंक भट्ट इसको संरक्षण प्रदान नहीं किया था। बाकी है आदि पुराण के लेखक जीनसेन, गणिता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्टायन, इसको अमोघ वर्ष ने कई विद्वान ये अपने राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। अभिलेखों में किस राष्ट्रकूट नरेश का उल्लेख संपूर्ण भारत के विजेता के रूप में किया गया है? आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। 915 के करीब भारत भ्रमण पर आए विदेशी यात्री अल मसूदी ने किस राष्ट्रकूट शासक को सर्वश्रेष्ठ राजा बताया? आंसर हो जाएगा इंद्र तृतीय को। महाराष्ट्र में बंबई के समीप स्थित एलिफेंटा की गुफाओं में किस वंश के शासकों ने उमा महेश गुहा मंदिर का निर्माण करवाया? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड यानी राष्ट्रकूट शासकों को उसके उपाधियों से सुमेलित करना है कि कौन सा राष्ट्रकूट शासक को कौन सी उपाधि मिला था। तो देखते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि ध्रुव। ध्रुव को मिला था धारावर्ष की उपाधि। अमोघ वर्ष को मिला था पृथ्वी वल्लभ की उपाधि। इंद्र तृतीय को मिला था नृत्य वर्ष और कृष्ण तृतीय को मिला था अकाल वर्ष उभय भाषा चक्रवर्ती। एक और है शासकों की सूची उसके शासनकाल से सुमेलित करना है। जैसे पुलकेशिन द्वितीय बतापी चालुक्य का शासनकाल 609 से 692 तक। विष्णुवर्धन यानी बेंगू के चालुक्य का शासनकाल हो जाएगा 615 से 633। तैलप द्वितीय का शासनकाल हो जाएगा 973 से 997 और दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का शासनकाल हो जाएगा 745 से 756 तक ईस्वी तक। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पल्लव किसके सामंत थे? पल्लव किसके सामंत थे? यह आंसर हो जाएगा सातवाहनों के। पल्लवों ने किसे अपनी राजधानी बनाई? पल्लवों ने किसे अपनी राजधानी बनाई? इसका आंसर हो जाएगा कांची या कांचीवरम को। मत विलास प्रहसन एवं भगवत कुजियम नामक ग्रंथों की रचना किस पल्लव नरेश ने किया था? यह आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंशी नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को युद्ध में परास्त कर उसकी पीठ पर विजय अक्षर अंकित करवाया? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। मामल्लपुरम के प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा परमेश्वर वर्मन। कांची के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर या राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया था? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वास्तुकला शैली के अंतर्गत राजसिंह शैली एवं मामल्ल शैली का जन्मदाता क्रमशः किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय एवं नरसिंह वर्मन प्रथम। सूची फर्स्ट में यानी पल्लव शासकों को सूची सेकेंड उनकी उपाधियों से सुमेलित करना है। यानी पल्लव शासक के उपाधि किस शासक को कौन सी उपाधि दिया गया था उसमें सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम का सबसे पहले बतापी कुंड का उपाधि दिया गया था। सिंह विष्णु को अवनी सिंह का उपाधि दिया गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्र चित्र गुणभर की उपाधि दिया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजा सिंह की उपाधि दिया गया था और परमेश्वर वर्मन प्रथम को परमा महेश्वर दिया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? आंसर हो जाएगा रविकृति। चोल किसके सामंत थे?
तो चोल हो जाएगा पल्लवों के सामंत थे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की? आंसर हो जाएगा ग यानी विजयालय। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की? आंसर हो जाएगा परांतक ने। किस चोल शासक ने अभिलेखों के प्रारूप में परिवर्तन कर अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ कराने की परंपरा की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा राजा राम प्रथम। चोल वंश के किस शासक ने श्रीलंका के प्रदेशों को जीतकर मुचडी चोलमंडलम नामक नया चोल प्रांत एवं पोलन्नुआ को इस नवीन प्रांत की राजधानी बनाया? आंसर हो जाएगा राजा राम प्रथम। चोल नरेश राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं असत्य कौन सा है। चोल नरेश काल के 5वें वर्ष इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, सही है। उत्तरी पूर्वी भारत के अनेक अरब सागर में स्थित सांदीम तिबू द्वीप पर कब्जा किया, ये गलत है, ऐसा नहीं था। 3 में है उत्तरी पूर्वी भारत के अनेक शासकों को पराजित करने की खुशी में राजेंद्र ने गैंगकोंड चोल की उपाधि ग्रहण की, सही है। इसने सिंचाई हेतु विशाल चोल गम नामक तालाब का निर्माण करवाया, ये भी सही है। इसने चोलों की नवीन राजधानी गैंगकोंड चोलपुरम की स्थापना की, ये भी सही है। इसने नरकेसरी की उपाधि ग्रहण की, ये सही है, यानी इसमें असत्य है। आंसर 2 अरब सागर में स्थित सांदीम तिबू द्वीप पर कब्जा किया, ये गलत है। राजा राम प्रथम ने श्रीलंका के अपने सफल अभियान के बाद कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? आंसर हो जाएगा जननाथ। किसके शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य अपने उच्चतम शिखर तक विस्तृत एवं विकसित हुआ था? आंसर हो जाएगा ख राजेंद्र प्रथम के समय में। किस चोल शासक ने चालुक्य वंशीय शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया? आंसर हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय। तेरी के क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में किन शासक के विरुद्ध हुए विद्रोह में विद्रोही भीड़ ने उसकी हत्या की? आंसर हो जाएगा क अधिराजेंद्र। 1077 में चालुक्य वंश के शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने 92 व्यक्तियों के लिए एक दूत मंडल को चीन भेजा। इस दूत मंडल को चीन भेजने का क्या उद्देश्य था? आंसर हो जाएगा व्यापारिक संबंध बनाना। चोल राजधानियों को काल क्रमानुसार सजाइए, यानी चोल की राजधानी सबसे पहले कहाँ था, उसके बाद कैसे कैसे चेंज होता गया। तो आंसर हो जाएगा इसका ग, यानी सबसे पहले चोल की राजधानी उरैयूर था, उसके बाद तंजौर, उसके बाद कांची, उसके बाद ये हो जाएगा उरैयूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद जो है गैंगकोंड चोलपुरम और लास्ट में कांची। निम्न को सही क्रम में सजाना है, यानी बड़े से छोटे के तरफ किसके अंतर्गत आता था, जो बटा हुआ था राज्य, उस हिसाब से इसको सजाना है। इसका आंसर वैसे हो जाएगा ख, यानी कि मंडल के अंतर्गत कुर्रम आता था, कुर्रम के अंतर्गत कोट्टम, कोट्टम के अंतर्गत नाडु और सबसे छोटा था ग्राम। चोल काल में ग्राम सभाओं का विभाजन ऊर सभा तथा नगरम में हुआ था। निम्न में से सभा की बैठक कहाँ होती थी? असत्य को चुनना है। आंसर हो जाएगा सभा भवन में, यानी गांव के मंदिर में होता था, वृक्ष के नीचे होता था, जलाशय के किनारे होता था, सभा भवन नहीं था। चोल काल में ऊर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? आंसर हो जाएगा ऊर का। किस चोल शासक के उत्पीड़न से दुखी होकर वैष्णव धर्म के आचार्य रामानुज 296 में मैसूर के होयसल यादव शासकों के राज्य में रहने के लिए चले गए थे? आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग द्वितीय। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है
कि कौन सा मंदिर किस शासक ने बनवाया था। इसका आंसर हो जाएगा जैसे चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर मंदिर को बनाया था विजयालय ने। और उसके बाद है कोरंगनाथ मंदिर। कोरंगनाथ मंदिर को परांतक प्रथम ने बनाया। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, इसको बनाया था राजराजेश्वर प्रथम। उसके बाद आया कन्नूर का बाला सुब्रमण्यम मंदिर, जिसको बनाया था आदित्य प्रथम ने। और लास्ट में है गंगकोंडचोलपुरम मंदिर, जिसको बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। बढ़ते हैं आगे की तरफ। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। तमिल रामायण के रचनाकार कंबन के समय 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 12वीं शताब्दी के प्रारंभ को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किस चोल शासक के समय में कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग तृतीय के समय में। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। आंसर हो जाएगा शैव धर्म के। चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने अपने दूत मंडल भेजे थे। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, सभी ने चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए दूत भेजा था। निम्नलिखित ग्रंथ में किसकी रचना संत रामानुज द्वारा नहीं की गई है। आंसर हो जाएगा अद्वैत दर्शन सार के। पर्सी ब्राउन ने किस भारतीय मंदिर को वास्तुकला का निष्कर्ष कहा था। आंसर हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। आंसर हो जाएगा दाहिर। 712 में इराक गवर्नर अल इजाल के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। देवल निरून के ओर बढ़ने पर कासिम को किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला। आंसर हो जाएगा बौद्धों का। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान एवं चालुक्य का जन्म हुआ था। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। गुर्जर प्रतिहार वंश के 3 शाखाओं मृगु कक्ष, नंदीपुर शाखा, महायापुर, मेदंतक शाखा तथा उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहार का वंश का संस्थापक कौन था। आंसर हो जाएगा नागभट्ट। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका गौ, यानी क्योंकि उनकी उत्पत्ति गुजरात अथवा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। किस प्रतिहार वंश के शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। आदिवराह की उपाधि धारण किया था किस प्रतिहार वंश के शासक ने। आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गजूर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था। आंसर हो जाएगा अल मसूदी। महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश के राज दरबार में रहने वाले महान कवि एवं नाटककार राजशेखर ने अपने राजा को क्या कहा था। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी निर्भय राज, रघुकुल तिलक, चूड़ामणि। 750 में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल इस वंश के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्हें आंसर हो जाएगा गौ, यानी तत्कालीन बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने निर्वाचित किया। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया। आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। बढ़ते हैं आगे। पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 100 वर्ष तक होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम परिणाम किसके पक्ष में रहा था। आंसर हो जाएगा प्रतिहार के।
त्रिपक्षीय संघर्ष की वास्तविकता पहल किस शासक द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज ने। दक्षिण में से उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार नामक नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर उसके कुछ सामंतों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। उसको मिलाना है। जैसे कक्षपघात का हो जाएगा ग्वालियर। चालुक्य का हो जाएगा गुजरात। कलचुरी का हो जाएगा मध्य भारत और चंदेल का हो जाएगा जिजाक भुक्ति। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सूची फर्स्ट में दिया गया है वंशों को और सूची सेकंड में दिया गया उनके संस्थापक, यानी कौन से वंश को किसने स्थापना किया था। तो आइए देखते हैं। गहरवाल वंश सबसे पहला नंबर आया। गहरवाल वंश, इसकी स्थापना किसने किया था? तो गहरवाल वंश की स्थापना हो जाएगा आपको आंसर 377 का, यानी चंद्रदेव ने। परमार वंश का स्थापना किसने किया था? उपेंद्र। सेन वंश का स्थापना किसने किया था? सामंत सेन। कलचुरी वंश का कोक्कल। सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम। चौहान वंश का वासुदेव। आगे बढ़ते हैं। एक और आया। सूची फर्स्ट में राजवंशों को दिया गया है और सेकंड में उसकी राजधानी को दिया गया है। तो आइए मिलाते हैं कि किस राज्य वंश का राजधानी कहाँ थी। तो सबसे पहले है गुर्जर प्रतिहार, जिसकी राजधानी था कन्नौज। उसके बाद है पाल की राजधानी मुंगेर। गहरवाल की राजधानी वाराणसी। कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी। सेन की राजधानी लखनऊती। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अदम्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की? आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन। गीत गोविंद ग्रंथ का लेखक जयदेव किस शासक का दरबारी कवि था? आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन का। गुजरात के चालुक्य वंश के किस शासक ने 1178 में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? आंसर हो जाएगा मूलराज द्वितीय। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जयसिंह के विषय में क्या असत्य है? आंसर हो जाएगा घ। इसने गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना की, ऐसा नहीं हुआ था। यह आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे सही का। इसे सिद्धराज भी कहा जाता है, ये सही है। इसके दरबार में जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी रहता था, सही है। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। ये आंसर हो जाएगा डी। सोमनाथ के मंदिर पर 225 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। परमार वंशी शासक भोज परमार के बारे में क्या असत्य है? आंसर हो जाएगा घ, यानी इसने अपने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया, ये असत्य है। तो सही क्या है? तो सही की बात करेंगे तो इसने उज्जैन के स्थल पर धारा को अपनी राजधानी बनाया, भोजपुर नामक नगर एवं भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। इसने संग्राम सम्रांगन सूत्रधार सरस्वती कंठाभरण आयुर्वेद सर्वस्व राजमार्तंड विद्या विनोद आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिसके कारण भोज को कविराज की उपाधि मिली, ये सही है। चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड में अपनी राजधानी स्थापित कर एक महोबा को अपनी राजधानी बनाया। चंदेल राज्य को जिजाक भुक्ति क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका
ख चंदेल शासक जय शक्ति के नाम के कारण, चंदेल शासक जय शक्ति के नाम के कारण। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कश्मीर के राजवंशों है और उसका संस्थापक है जिसको मिलाना है। सबसे पहले है करकोट वंश जिसका संस्थापक था दुर्लभ वर्मन। उसके बाद है लोहार वंश जिसका संस्थापक संग्रामराज। उत्पल वंश जिसका संस्थापक अवंती वर्मन। और वावन वंश है लास्ट में जिसका संस्थापक जयापीड विनयादित्य है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्षीरभट्ट, उद्भट, दामोदर गुप्त जैसे विद्वान कश्मीर के किस राजा के दरबार में रहते थे? तो आंसर हो जाएगा इसका जयापिंड विनयादित्य के। बढ़ते हैं आगे। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी विद्या किस वंश की थी? आंसर हो जाएगा उत्पल वंश की। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट, पाल एवं गुर्जर प्रतिहार राजवंशों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। निम्न में किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? आंसर हो जाएगा जौहर प्रथा की। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है कि किस पुस्तक का लेखक कौन है, यानी पुस्तक है उस टाइम का और उसका लेखक को मिलान करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राज तरंगनी, तो राज तरंगनी का लेखक हो जाएगा कल्हन। उसके बाद है हरिकेल, हरिकेल का लेखक हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद है ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज के लेखक हो जाएगा सोमदेव। उसके बाद है शौर्य सिद्धांत, शौर्य सिद्धांत का लेखक हो जाएगा आर्यभट्ट। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय का लेखक हो जाएगा जयनायक, जयानक। उसके बाद है नौसध चरित्र यानी श्रीहर्ष इसका लेखक। बढ़ते आगे। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 तक का समय मुख्यतः माना जाता है। कैसा समय माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजपूत काल का समय, यानी पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 तक का समय मुख्यतः राजपूत काल माना जाता है। इसमें सूची फर्स्ट में मंदिर का निर्माण की शैली दिया गया है और सूची सेकंड में उसके प्रसार के क्षेत्र दिया गया है, यानी किस मंदिर निर्माण की शैली किस क्षेत्र में प्रसारित हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि नागर शैली। नागर शैली जो है इसका विस्तार उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक हुआ था। नागर शैली का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था? उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक हुआ था। उसके बाद बेसर शैली, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक हुआ था। उसके बाद है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का विकास कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक हुआ था। बढ़ते हैं आगे। जो सुमेलित करना है मंदिर है और वह किस क्षेत्र में आधुनिक कहाँ पे है? तो सबसे पहले है लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर हो जाएगा आपको उड़ीसा में। उसके बाद है विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में। सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क हो जाएगा कोणार्क में ही। और 56 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक मैसूर में। बढ़ते हैं आगे। किस पुराण में ब्राह्मणों को गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड से वर्जित कर देश से निकालने तथा विशिष्ट चिन्हों से दागने की व्यवस्था की गई थी? तो आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा औष्णव स्मृति में। चंपू शैली गद्य पद मिश्रित शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी में। 986 में गजनी के किस शासक ने ईस्वी, यानी 986 ईस्वी में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा अबू बक्र।
गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आएगा महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 226 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया? यानी महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 226 ईस्वी के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर यानी टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।